गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने थर्ड चैप्टर में साना साना हाथ जोड़े जिसकी लेखिका मधु कांकड़िया जी हैं। पिछली वीडियो में बेटा आपने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के बारे में पढ़ा, जो कि तारों की रोशनी में जगमगा रहा था और लेखिका को जो है अपनी तरफ सम्मोहित कर रहा था। उसके बाद आपने यूमथांग के बारे में पढ़ा, जो गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, जो उसकी घाटियाँ वादियाँ बड़ी सुंदर लग रही थी। इसके बाद बेटा आपने पिछली वीडियो में बुद्धिस्ट पताकाओं के बारे में पढ़ा कि श्वेत पताकाएँ कब फहराई जाती है और रंगीन पताकाएँ कब फहराई जाती हैं। इसके बाद आपने कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में पढ़ा, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके बाद आपने प्रेयर व्हील के बारे में पढ़ा। प्रेयर व्हील बेटा एक धर्म चक्र है जो कुटिया के अंदर बना हुआ था, जिसको घुमाने से लोगों के जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता थी इसके बारे में। इसके बाद आपने हिमालय का सौंदर्य, कहीं पल पल जो है वो पहाड़ पर्वत जो है अपना रंग बदल रहे थे, वादियाँ घाटी झरने आदियों के बारे में आपने पढ़ा। इसी बीच आपने 7 सिस्टर वाटरफॉल के बारे में भी पढ़ा, जो झरना बह रहा था वहाँ पर। इसके बाद आपने नेपाली युवतियों के बारे में पढ़ा, जो कि बड़ी मेहनती थी, परिश्रमी थी और अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांध करके क्या कर रही थी वो युवतियाँ, रोड बनाने की तैयारी कर रही थी, रोड बना रही थी। इतने में ही तभी जो है लेखिका का ध्यान जाता है रास्तों पर, जहाँ पर सिक्किम सरकार ने बोर्ड लगा रखा था कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था बेटा वहाँ पर? एवर वंडर्ड हु डिफाइट डेथ टू बिल्ड दिस रोड। अर्थात इन रोड को बनाने में कई लोगों ने मौत को भी क्या किया है, जुटलाया है, अर्थात मौत का भी सामना किया है। क्योंकि ये जो रोड होते हैं बड़े संकरे होते हैं, छोटे होते हैं, मीडियम यानी भीड़े जिसको कहते हैं, वो इस टाइप के होते हैं, तो उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रोड को कैसे बनाया जाता है, ग्रेनाइट डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है, कैसे उनका निर्माण किया जाता है। इतने में ही जो लेखिका होती हैं वो बड़े ही आश्चर्य में हो जाती हैं कि पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में जो वन वन डोलती आदि युवतियाँ हैं, वो आदि युवतियों के जो पैर हैं, फूले हुए पाँव और उनका जो बेटा पत्थर तोड़ती हुए उनके हाथों में क्या पड़ गए हैं, हाथों में गांठें पड़ गई हैं। अर्थात और एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर तरह है, हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वांछना एक तरफ। अर्थात जो वहाँ का जीवन है, इसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक यूमथांग के वहाँ पर रहने वाले सिक्किमी युवतियों की लाचारी और उनकी यातनाओं का वर्णन किया है कि वो लोग किस तरह अभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात उनके पास आजीविका का कोई मार्ग नहीं है, साधन नहीं है, जिसके कारण उन्हें जोखिम भरी कार्य करने पड़ते हैं। तभी सभी यात्री जो होते हैं, सहयात्री मणि और जितेन, लेखिका को खोजते खोजते उनके पास आ जाते हैं और उन्हें गमगीन मीन्स, क्योंकि वो उनको देख करके, सिक्किमी युवतियों को देख करके बड़ी दुखी हो रही थी, तो वो कहते हैं, जितेन नारगे बताता है कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, तो आप कहीं भी देख लेंगी, तो आइए अब चलते हैं और पहाड़ों की सुंदरता को देखते हैं, जिसके लिए आप क्या करके आई हैं, पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग मीन्स वेस्ट एट रिपेयरिंग। इस पे इतना कम लेकर ये समाज को इतना अधिक वापस लौटाती हैं। मन ही मन क्या है लेखिका ये सोचती है और जीभ से बाहर अपना सर निकाल करके बार बार उन युवतियों की खिलखिलाहट भरी हंसी को देख रही थी कि वो किस तरह अपने जीवन को लहरा रही हैं, किस तरह उनका जो जीवन है, सारा जीवन खंडहर ताजमहल बन गया है। अर्थात वो लड़कियाँ उनमें भी खुश थी। इस तरह जो लेखिका आगे चलती रहती हैं, चढ़ते रहते हैं ऊंचाइयों पर, हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं ठीक से एक पड़ाव देखा, उसके बाद 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे जो स्कूली बच्चों को लेखिका देखती है,
जो बच्चे क्या कर रहे थे, लिफ्ट मांग रहे थे उनसे। जितेंद्र नारगे बताता है लेखिका को कि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि गांव में कोई यहाँ पर पास में कोई पाठशाला नहीं है, तो ये जो बच्चे हैं ये 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल नहीं है? लेखिका उनसे पूछती है, तो मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ता है और क्या कहता है उससे कि मैडम यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, मैदानी नहीं, इस तरह, इसलिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बर्फीला नहीं मिलेगा, कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। बर्फीला का मतलब है बढ़े हुए पेट वाला, बर्फीला, क्योंकि ज़्यादा चर्बी वहाँ पे लोगों में होती नहीं है, मोटे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी जो चढ़ाई चढ़ करके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, तो कोई भी बच्चा बर्फीला नहीं मिलेगा। बर्फीला होता है बढ़े हुए पेट वाला। नीचे की तराई से लेकर ले देकर एक ही स्कूल है, अर्थात पहाड़ से नीचे उतर करके एक ही स्कूल है। दूर दूर से जो बच्चे हैं वहीं पर आते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं अपने घर जा कर के अपने माता पिता के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशियाँ होते हैं बेटा पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं। ऐसा जितेंद्र नारगे जो है वो बच्चों के बारे में लेखिका को बताता है। इसके बाद जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ने लगते हैं, रास्ते और भी संकरे हो जाते हैं, यानी भीड़े हो जाते हैं। लेखिका को कई बार तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा ध्यान इधर हटा और हम घाटी के नीचे, अर्थात एक ही जीप वहाँ से निकल सकती थी। देखने में ही इतना डर लग रहा था, तो उनको बनाने वाले लोगों ने कितनी उसमें मेहनत की होगी। चेतावनियाँ जो हैं वो बार जगह जगह लिखी हुई थी कि धीरे चलाएं, घर में के बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरीके की जो चेतावनियाँ हैं वो मार्ग में धीरे धीरे वो जगह जगह लगी हुई थी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर लेखिका को चेतावनियाँ नज़र आती हैं और नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखाई देते हैं। काले काले ढेर सारे याक मिलते हैं। जहाँ पे वो मवेशी जो ज़्यादा होते हैं, वो पशु वो कौन से होते हैं? याक। क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ़ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने बालों वाले याक ही होते हैं, जो इतनी ठंड में अपनी रक्षा कर पाते हैं। इसलिए जो याक है वहाँ का क्या है? पशु है, जो अधिक मात्रा में वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद बेटा गायों को चराती हुई औरतें लकड़ियों को सिर पर ढक रखते हुए, अर्थात वहाँ पर बगानों से चाय के बगानों से जब वहाँ पर से लेखिका गुजरती है शाम के समय, तो जो हरे हरे बगानों में जो युवतियाँ होती हैं वो बोकू पहने। बोकू होता है बेटा, बोकू एक सिक्किमी परिधान होता है। बोकू क्या होता है? एक सिक्किमी परिधान होता है। सिक्किम की युवतियाँ जो हैं उसे पहनती हैं। इसको पहन करके क्या कर रही थी? वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी में इस तरह उफान जो बना। इसके बाद क्या था? हरियाली के बीच में चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष जटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। अर्थात वहाँ के सौंदर्य को देख करके जो लेखिका होती है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है कि जो ये सौंदर्य है, जो आभा है, सूरज की जो स्वर्णिम आभा है, इंद्रधनुषी जो छटा बिखेर रहा है, इतना जो सौंदर्य है वो लेखिका से संभाला नहीं जा रहा था। युमथांग में जैसे लेखिका पहुंचती है तो रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा उन्हें। अर्थात पहले युमथांग से पहले क्या पड़ता है बेटा? लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। वहाँ के पहाड़ों की, वहाँ की सुंदरता को, चारों सारी दौड़ धूप से ज़िंदगी भरी जो निश्चित हो रही थी, अर्थात ज़िंदगी जहाँ निश्चिंत हो रही थी, अर्थात लोग क्या थे? सब शांत थे। बस्तियाँ लायुंग की कैसी थी? नन्ही नन्ही थी और बड़ी वहाँ पर शांति थी। इसके बाद जो लेखिका है वो लायुंग में ठहरती है। वहाँ पे तीस्ता नदी को देखती है, उसमें अपने हाथ मुँह धोती है और उसके बाद पत्थरों पर वहाँ पर बैठ जाती है मणि के साथ। और उसकी कल जो ध्वनि होती है तीस्ता नदी की, जो मंदिम धीमे धीमे हल्की हल्की हवा जो बह रही थी, पेड़ पौधे झूल रहे थे, परिंदे और लोग अपने घरों में लौट रहे थे। वातावरण से अद्भुत शांति थी उसमें। घाटियों में घुंघरुओं की झुनझुनाहट थी। आंखें जो अनायास भर आई लेखिका की और ज्ञान का इतना सा वो दृश्य लेकर अपने भीतर उगलने लगा। वही सुख, वही शांति, वही सुकून
लेखिका को वहाँ महसूस हो रहा था। वहाँ के पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपने अपनी लय ताल में गति में थे, अर्थात सब अपने अपना कार्य में व्यस्त थे। जो हमारी पीढ़ी है वो प्रकृति के लय ताल और गति से क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। ये अपराध है। इस कविता हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन भी बन गया था। अर्थात लेखिका ने क्या कर लिया था, हिमालय की यात्रा कर ली थी, हिमालय को देख लिया था, वहाँ की प्रकृति को देख लिया था, जो लेखिका के लिए क्या बन गया था, दर्शन बन गया था। उसने किताबों में नहीं पढ़ा था, उसको देख भी लिया था। और जो हम लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन वनों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जो कि क्या है, एक अपराध है। इसके बाद बेटा लेखिका जो है वो लायूंग की सुबह को देखती हैं, तीस्ता नदी की धारा के समान, जो कि कल जो तीस्ता नदी जो वो बेहद शांत और सुर में बह रही थी। इसके बाद बेटा जो लेखिका है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे वो पहाड़, जहाँ पर बर्फ़ उन्हें देखने को, शुरुआती में जो जितेन नार्गे है वो लेखिका को बताता है शुरुआत के दिनों में यहाँ बर्फ़ देखने को मिलती है, लेकिन अब यहाँ बर्फ़ नहीं थी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए। लेखिका जो है वो बेचैन थी। मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ देखना जन्नत से कम नहीं होते हैं। कहीं भी हिल स्टेशन पे आप जाते हो बेटा, तो वहाँ पर क्या इच्छा रहती है आपके मन में, बर्फ़ देखने की इच्छा ज़्यादा होती है। ऐसी लेखिका के मन में भी थी, वही इच्छा थी। इसके बाद बेटा सिक्किमी जो नवयुवक थे उन्होंने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ पर स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि लेखिका कटाव में चली जाए तो वहाँ उन्हें बर्फ़ देखने को ज़रूर मिलेंगी। ऐसा सुझाव जो है सिक्किमी नवयुवक उन्हें देते हैं। वो बताते हैं कि जो कटाव है वो क्या है, भारत का स्विट्ज़रलैंड, कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। अभी तक वह जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है, इसलिए वो सुर्खियों में नहीं है, सुर्खियों में, चर्चाओं में नहीं है। वो अपने प्रकृति के स्वरूप में ही है। कटाव जो है वो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर है। कटाव कहाँ है, लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है। करीब 2 घंटे का सफ़र है कटाव के लिए लायुंग से। एक युवक बताता है कि इस प्रकार जो लेखिका है वो अपने क्या करती है, इसके बाद यही बताया, इसमें लायुंग के बारे में बताया। लायुंग से वो कटाव के लिए उन्हें बताया जाता है कि कटाव में उन्हें बर्फ़ देखने को ज़रूर मिलेगी। जो लेखिका है वो कटाव में चली जाती है, कटाव के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें फिर वही पेड़ पौधे, आकाश, घाटियाँ, बादलों, इस प्रकार बादलों को चीरती जो जीप है वो चलती जाती है। और लेखिका को कहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में वहाँ पर चेतावनी लिखी हुई थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा डाइवोर्स करें, अर्थात स्पीड कम करें। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते हैं तो चेतावनी लिखी हुई मिलती है, दुर्घटना से देर भली, कि आराम से, सावधानी से मौत टली। इस तरीके की जो चेतावनियाँ हैं वो मार्ग में लेखिका को मिलती हैं और वो उन्हें पढ़ते हुए आगे बढ़ती है। नार्गे उत्साहित होकर के कहने लगता है कि मैडम जो कटाव है वो हिंदुस्तान का क्या है, स्विट्ज़रलैंड है। उसकी सहेली मणि जो है वो स्विट्ज़रलैंड घूम करके आई थी। वह तुरंत उत्तर प्रतिवाद करती है, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है जितना सुंदर ये क्या है, कटाव है। जो लेखिका है और उसकी जो सहयात्री थे वो सारे कटाव के समीप पहुंच गए थे। ठीक है, वहाँ पे पहाड़ दिख रहे थे, पास में जो पर्वत थे वो आधे काले, हरे और काले नज़र आ रहे थे, कटाव के जो पर्वत हैं। इसके बाद जो कह रहे हैं कि कहीं धूप में बह रही थी तो नार्गे उत्तेजित होकर कहता है, देखिए मैडम एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ़। लेखिका को कटाव में जा कर के बर्फ़ देखने को मिलती हैं। इसके बाद साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ़ जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर तक देख रही थी। कौन देख रही थी? लेखिका उसको देख रही थी। एकदम दिन को ऐसा लगा, उसने जवाब दिया, राम रोछो। मैंने जवाब दिया राम रोछो। वह उछल पड़ा। राम रोछो मतलब अच्छा है। जितेन नार्गे जब लेखिका से पूछता है कि आपको कैसा लगा, तो वो जवाब देती है राम रोछो। राम रोछो का अर्थ होता है बेटा अच्छा है। वह उछल पड़ती है और नेपाली बोली कहाँ से सीखी?
अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें जो है चमक उठती है, चेहरा इतना नहीं लगता है, क्योंकि जो लेखिका है वो इतने समय रही तो उसने वहाँ पर नेपाली बोली भी सीख ली थी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊँ अर्थात तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। इस तरह जो लेखिका है वो बर्फ़ को देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। जो सैलानी होते हैं वो उसे क्या कर देते हैं, कैमरे में उसके बंद कर लेते हैं रंगत को। इसके बाद बेटा इसमें आपको कुलकटाओ युमथांग झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, जैसा झांगू लेक के बारे में पढ़ाया है। झांगू लेक जहाँ पर लेखिका घूमने के लिए गई थी, झांगू में दुनिया भर की क्या एक भी दुकान नहीं है, अर्थात वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी। फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं सारे परिदृश्य को अपने अंदर, जो लेखिका है वो वहाँ के दृश्यों को अपने अंदर संजो रही थी, अपने हृदय में संजो रही थी। उसके बाद बेटा हर क्षण जो है ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक अतीत से जो है वो ये क्षण जो है लेखिका को आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसके बाद ऋषि मुनियों की वेदों की जो रचना की होगी, वो सारे जीवन के जो सत्य वहाँ से खोजे होंगे, वो सब जो ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना, जो जीवन के सत्य सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र जो पाया होगा, वो सारा इसी सौंदर्य से उन्होंने प्राप्त किया होगा। और इन्हीं क्षणों से उन्होंने करुणा का अवतार बुद्ध बन गए होंगे। अर्थात सभी जो है प्रकृति से प्रेरणा लेकर के ही कार्य सभी ने किए होंगे। तभी जो है लेखिका जो होती है बेटा वो हिम शिखर पर, जहाँ पर जल स्तंभ होते हैं पूरे एशिया के, प्रकृति भी नायाब ढंग से सारा इंतजाम कर रही थी। वहाँ पर सदियों से बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती थी। अर्थात इसमें बताया है कि बेटा जो प्रकृति है वो जल संग्रह कैसे करती है। तो वो क्या करती हैं, प्रकृति सर्दियों में जब बर्फ़ जमती है तो उसे क्या कर देती हैं, बर्फ़ के रूप में पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। और गर्मियों में वो पानी क्या होता है, पिघलने, बर्फ़ थोड़ा थोड़ा पिघलती है और लोगों की बेचैनी को दूर करती है। जब लोग गर्मी से पानी के लिए त्राही त्राही मचाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनके कंठ जो है वो सूख जाते हैं, तब जब प्रकृति क्या करती है, सर्दियों में जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसको गर्मी के कारण वो क्या करती है, धीरे धीरे पिघलना शुरू करती है और वो लोगों तक पानी के रूप में पहुंचता है। इस प्रकार प्रकृति जो है वो जल का संचय करती है। मणि जो है वो बड़ी ही खुश हो जाती है और पहाड़ी सब चीज़ों को देख करके और वहाँ पर लोगों को देख करके, उनके जीवन को देख करके बड़ा अचंभा करती हैं लोग, बड़े परेशान। इसके बाद बेटा इसमें बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेना। इसमें बेटा फौजी छावनियों के बारे में बता रखा है, एक प्रकृति का जल संचय से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपका बेटा प्रकृति, इसके बाद जो लेखिका जब आगे चलती है सीमा तक पर पहुंचती है तो सीमा पर एक फौजी छावनी उन्हें दिखाई देती है। तो फौजी छावनियों से वो फौजियों के बारे में पूछती हैं, उनके बारे में, घुमावदार जो खतरनाक रास्तों से गुजरने, फिर अपने प्राण भी जिनके काँप रहे थे। और जो लोग इतने ठंड में, जहाँ पर क्या है पेट्रोल के सिवा पानी तो जम ही जाता है, बर्फ़ के रूप में पेट्रोल ही रहता है और पेट्रोल के सिवा सब कुछ वहाँ पर जम जाता है। ऐसे दुर्लभ स्थान पर जो फौजी की छावनियाँ हैं वो पड़ी हुई थी, टिके हुए थे। तो जो लेखिका होती है वो फौजियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है कि जो फौजी होते हैं वो किस प्रकार हमारे सुख के लिए, हमारी रक्षा, हमारे लिए या अपने जीवन को कैसे जोखिम में डाल करके वहाँ पर खड़े हुए थे। जहाँ पर लोगों को रहना बड़ा दुर्लभ है, वहाँ पर ये पूरी छावनियाँ देख करके जो लेखिका होती है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। इसके बाद बेटा सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। नहीं मैं अच्छा इसके बाद बेटा जो वहाँ पर हिंदुस्तान में किस देश की सिक्किमी होगी, उससे लेखिका जब पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसका जवाब होता है नहीं मैं इंडियन हूँ। अर्थात वहाँ के लोगों में भी इंडियन हिंदुस्तान की भावना थी, वो लोग अपने हिंदुस्तान को ही अपना देश मानते थे। ऐसा सुन करके लेखिका को बड़ा अच्छा लगता है कि जो सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला था वहाँ पर, तो सिक्किमी भारतीय जो आबोहवा में इस तरह घुल मिल गया कि लगता है कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। अर्थात जो सिक्किमी लोग हैं वो भारत को ही अपना देश मानते थे तब।
जीप में बैठने के बाद पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं, सिर्फ शाम रात में ही भौंकते हैं। इस प्रकार जो लेखिका है वहाँ से भरपूर जो जानकारियाँ होती हैं, जो दृश्य होते हैं, वो अपने भीतर अपने हृदय में संजो करके लेकर के आती हैं और इस चैप्टर के माध्यम से बेटा वो हमारे साथ इसको रहती हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद जो लेखिका हैं वहाँ के लोगों के अंधविश्वास का भी बड़ा कहती हैं कि इस तरीके के जो लोग जो कुत्ते हैं वो सिर्फ पूर्णिमा की रात को भौंकते हैं। ये भी क्या था बेटा, एक अंधविश्वास थे। इस प्रकार लौटते समय जो एक पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं।